हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 26। आज हम लोग देखेंगे 2.1 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसके कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इसके टॉपिक्स होंगे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और इसका लास्ट होगा रेम्युनेशन ऑफ एम्प्लॉय और सेंटेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलर चेन। और स्केलर चेन में 2 पॉइंट होंगे, गेन प्लान और स्केलर चेन। तो शुरू करते हैं शुरू से। पहले देखते हैं कि ये दिया किसने। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हेनरी फ्यूल ने पहले दिया था, जिसने 14 प्रिंसिपल दिए थे। कौन कौन? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, remains to employ centralization and decentralization, a scalar chain, gain plan, order and equity, integrity, or expect to crude and sensitivity to promotion। ये सब ने दिया था। हेनरी फ्यूल का जन्म 1841 में हुआ और डेथ 1925 में हुआ। तो इनके प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं, क्या ये कहते थे। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि एक काम को कितने भागों में बांटकर उसे स्पेशलाइज किया गया हो। मान लीजिए कोई एक बुक हो या फिर कोई एक पेन है, उस पेन को किस किस भागों में बांटा गया और उसे कैसे सस्टेनेबल रूप में सजाया गया ताकि वो फुल्ली फंक्शनल रूप से काम करे। जैसे कि उसका पेन अलग बना, उसकी मॉडल अलग बना, उसको पेंट अलग हुआ, या फिर कार का ही एग्जांपल ले ले, कार का मशीन अलग बनता है, पेंट अलग होता है और उसकी डिजाइन अलग होती है। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी हैं जो कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूल्स को फॉलो करती है। तो वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क किसे कहते हैं? तो किसी एक गुड्स के लिए उस काम को अनेकों कामों के द्वारा पूरा किया जाता हो, उसे कहेंगे डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। अब देखते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसे कहते हैं? तो जिसमें हमें पावर मिलती है और उस पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अथॉरिटी में क्या होता है? तो अथॉरिटी में हमें उतना पावर मिलता है कि हम उसे आराम से फॉलो कर सके, या फिर जैसे कि हम सेल्स करते हो तो कोई भी कपड़े को हम बेचना चाहते हैं तो उसे डिस्काउंट में अपनी मर्जी से बेच सके, वो होता है अथॉरिटी। और उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो हमने कपड़ा बेचा वो कपड़ा खराब निकला या फिर उसमें कोई भी बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो जाए तो उसकी ऑब्लिगेशन लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। ये हेनरी फ्यूल ने दिया था। अब देखते हैं तीसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? तो डिसिप्लिन उसे कहेंगे जो कंपनी द्वारा बनाए गए रूल्स, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट में जो साइन किया गया था एम्प्लॉय के द्वारा, उसको फॉलो किया जाता हो रेगुलर बेसिस पे और रेगुलर टाइम, उसे कहेंगे डिसिप्लिन। और चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आप दो एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए दो मैनेजर है और दो मैनेजर किसी एक एम्प्लॉय के साथ काम करवाता हो। दो मैनेजर किसी एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देता हो तो एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए मैनेजर ने बी एम्प्लॉय को सजेस्ट दिया, ऑर्डर दिया, और ए मैनेजर सी मैनेजर ने फिर बी एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया, तो किस ऑर्डर को फॉलो करना है इससे में वो कंफ्यूज हो जाएगा और कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है कि कोई एक टाइम पर कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिले ताकि वो एम्प्लॉय अच्छी तरह से काम कर सके, उसे कहेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ देख सकते हैं कि एक मैनेजर किसी एक आदमी को स्पेशलाइज्ड ऑर्डर देता है तो उसे कहेंगे मैनेजर। और रॉन्ग अप्रोच ये हो जाएगा कि दो मैनेजर दो अलग अलग ऑर्डर देता हो एक एम्प्लॉय पर। एक एम्प्लॉय पे M1 भी दे रहा है, M2 भी दे रहा है।
S2 पर भी M1 M2 दोनों दे रहा है, S3 M1 M2 दोनों दे रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो M1 S1 S2 S3 हो जाएगा वो मैनेजर हो जाएगा। ये राइट अप्रोच है, ये रॉन्ग अप्रोच है। इसके बाद देखते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जितनी बड़ी कंपनी होती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की उतनी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी कंपनी ले लेते हैं, तो बड़ी कंपनी में हम लेते हैं टाटा कंपनी। तो टाटा कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा कार बनाता है, तो कार के अंदर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। टाटा पंच, टाटा नैनो, टाटा सिएरा, ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को बांटने के लिए ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जरूरत होता है। कैसे? तो मान लीजिए कोई एक कंपनी है, इस कंपनी में 5 कैटेगरी के सामान बनाए जाते हैं। तो 5 कैटेगरी के सामान बनाए तो जाते हैं, बट पांचों कैटेगरी का फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग अलग अलग होगा, बट प्रॉफिट एक जगह ही आएगा, लेकिन सारे काम अपनी अपनी एक नई कंपनी के रूप में करवाई जाती हो। मान लीजिए ये पंच की गाड़ी है, ये टाटा सिएरा का गाड़ी है, फॉर्च्यूनर का गाड़ी है, या फिर ये जितनी भी गाड़ी होंगे ये सब अलग कैटेगरी के होंगे, अलग मार्केटिंग के होंगे, अलग फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, जितने भी काम होंगे सब अलग अलग एक बिजनेस के रूप में प्रेजेंट होंगे। इसे कहेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या अंतर है। तो पहला, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड में कोई एक मैनेजर या फिर कोई 2 मैनेजर किसी एक मैनेजर के साथ एक ऑर्डर नहीं दे सकता है। कोई एक मैनेजर किसी एक एम्प्लॉय के साथ ही एक ऑर्डर दे सकता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वो होता है जिसमें किसी एक कैटेगरी को बांटा जाता हो, एक कंपनी किसी एक कैटेगरी को बांट दिया जाता है। और दूसरा, यूनिटी ऑफ कमांड का एम होता है कि इट्स प्रिवेल ड्यूल सबऑर्डिनेट, 2 सबऑर्डिनेट होगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यह ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी होगा, यानी कि कोई एक कंपनी है और उसी पे एक और कंपनी बना दी जाता है। और तीसरा, इम्प्लीमेंट, इसका एम्प्लॉय में इम्प्लीमेंट होता है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखते हैं छठा, सबऑर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसे कहेंगे? तो हम जो काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट हमें कंपनी दी थी, उस प्रोजेक्ट के लिए हमने काम किया, बट हमें बीच में छुट्टी होना मांगनी थी, तो हमने कंपनी को अप्रोच दिया कि हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए, और वो प्रोजेक्ट कभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बट अगर वो हम कंप्लीट कर देते तो हमें छुट्टी मिल जाती, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे। तो इस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले व्यक्ति को ये जनरल इंटरेस्ट मिलेगा, डाला जाता है कंपनी के द्वारा। ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट टू जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और ये है रिमेन्स टू एम्प्लॉय, रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को भी पैसे की जरूरत होती है, एम्प्लॉय को भी आगे बढ़ने की जरूरत होती है, जिसमें अगर कंपनी लॉस में जाती है तो एम्प्लॉय की पैसा भी लॉस में जा सकता है। लेकिन जब एम्प्लॉय अपने बावजूद अपने सेक्शन में, अपने कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्म करे तो कंपनी को बहुत फायदा होता है, तो उस फायदे में ही एम्प्लॉय का फायदा होता है, उसे कहेंगे रिमेनेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखते हैं 8वां, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? तो किसी एक काम करने के लिए ही उस पावर को एक जगह एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक आदमी है जिसके पास 100% पावर है, जो सारे काम को एक साथ देखता हो एक दिन में, इतने जितने भी काम है वो सारे काम एक साथ देखता हो। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? तो डिसेंट्रलाइजेशन में इसके पास 40% ही रहेंगे, और जितने ये सब काम करने वाले लोग होंगे, इनके अंदर मैनेजर काम करने वाले लोग होंगे, उसको हम 50-50% बांट देंगे पावर। इसमें अकेला मैनेजर हम रहेंगे बट 100% पावर रहेगा। बट इसमें हमारे पास 40% पावर रहेगा, और हमारे पास जितने भी ब्रांच होंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव बिजनेसेस होंगे, उसमें हमारे पास 15% की पावर होगा, जिससे हमारी वर्किंग कंडीशन और टाइम लैपिंग बहुत ही कम जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम बैंकिंग को देखते हैं, तो बैंकिंग में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे सेक्शन होते हैं,
और बहुत सारे मैनेजर भी होते हैं। तो वो मैनेजर क्या करता है कि उस सेल्स को अकाउंट जो खुलता है उसकी रिपोर्ट एक मेन मैनेजर के पास चला जाता है डे टू डे लाइफ में। उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखते हैं 9 स्केलर चेन। स्केलर चेन किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सॉल्यूशन को पहुंचाने के लिए एक सिस्टमैटिक फ्लो बनानी होनी चाहिए। जैसे कि ये सिस्टमैटिक फ्लो बनी हुई है। इस सिस्टमैटिक फ्लो बनाने की प्रक्रिया को ही स्केलर चेन कहते हैं। किसी भी कंपनी में अगर आप ईमेल करते हैं तो उस ईमेल का जवाब आने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाता है। तो इस 10 से 15 दिन जो लगता है वो इसी स्केलर चेन के द्वारा ही लगता है, जिसमें एफ ई को देता है, ई डी को देता है, डी सी को देता है, सी बी को देता है और बी ए को देता है। फिर ए एल को देता है, एल एम को देता है, एम एन को देता है, एन ओ को देता है, ओ पी को देता है। ये हो जाता है स्केलर चेन, जो कि सारे फंक्शन, सारे कैटेगरी को बांटते हैं या फिर सारे कैटेगरी को इंफॉर्मेशन देता है कि हम ये काम कर रहे हैं और ये हम ऑर्डर ला रहे हैं। इसे कहते हैं स्केलर चेन। बट एक और है गैन प्लान, यानी कि जब इमरजेंसी होता है तब क्या करते होंगे? तो जब इमरजेंसी होता है तो उस समय एफ डायरेक्ट जिसके लिए काम किया जाता है अपने लेवल पे उसको हम सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मान लो एफ ओ से कम्युनिकेट करना चाहता है तो एफ पहले ई को देगा जवाब और ई डायरेक्ट ओ को देगा और ओ फिर ई को देगा और ई एफ को दे देगा। ऐसे हो जाएगा ज्ञान प्लान। तो गाइस आज हमने यही तक देखा, कल देखते हैं ऑर्डर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।